नमस्कार दोस्तों, आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। वस्त्र एवं परिधान पाठ 23 वस्त्रों की सिलाई का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके भाग 1 में हमने सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों के बारे में जाना। उसमें कुछ सवाल मैं छोड़ के गई थी, जैसे सर्वप्रथम सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था। तो सर्वप्रथम सिलाई मशीन का आविष्कार 1790 में हुआ था। सर्वप्रथम भारत देश में कब आई थी सिलाई मशीन? सर्वप्रथम भारत देश में 1935 में आई थी। उषा के अंतर्गत कारखाना स्थापित हुआ था। अब आइए इसके भाग 2 में हम अध्ययन करते हैं कौन कौन से विभिन्न उपकरण हैं जिनका उपयोग हमको सिलाई के अंतर्गत करना होता है और उपयोग करना होता है। तो आइए देखते हैं। वस्त्रों की सिलाई के लिए सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं चाहिए होती है, अपितु उत्तम सिलाई के लिए विभिन्न और अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत देखते हैं। आइए कौन कौन से उपकरण चाहिए। पहला है मापक फीता या इंच टेप या मेजरिंग टेप भी कहा जाता है। ये एक प्लास्टिक का बहुत ही नरम पट्टी होती है, जो कि 1 इंच से लेके 60 इंच लंबी होती है। मतलब करीबन 5 फीट लंबी एक नरम पट्टी होती है, जिसके दोनों तरफ मापक नाप लिखे हुए होते हैं। एक तरफ इंचों में लिखे हुए होते हैं, 1 इंच से लेके 60 इंच तक, और दूसरी तरफ सेंटीमीटर में डिवीजन होता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर से लेके 162 सेंटीमीटर तक नाप लिखे हुए होते हैं। ये बहुत ही नरम होती है और इसके दोनों साइड पीतल की पतली सी पट्टी लगी हुई होती है, और ये किसी भी आपके शारीरिक संरचना के अनुसार मुड़ सकती है, नाप ले सकती है। इसका अत्यधिक आवश्यक है कि हम इसका उपयोग करें और इसके नाप लिखें। अब नाप लिखने के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंतर्गत हमें चाहिए कि हम नोटबुक, पेंसिल और रबर भी साथ में रखें, क्योंकि इंच टेप से नाप लेते लेते या मापक फीता या मेजरिंग टेप से नाप लेते लेते हम सभी मापों का याद नहीं रख सकते। तो इसके अंतर्गत हमें चाहिए कि हम नोटबुक लें और साथ के साथ उन नाप जो हमने लिए उनको नोट करते जाएं, और जहां गलती हुई है उस जगह इरेजर का उपयोग करते चलें, गलतियों को मिटाते चलें और नई लेखनी लिखते चलें। फिर आता है कटिंग व ड्राफ्टिंग टेबल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, जिसके अंतर्गत ये 3.5 फीट ऊंची होती है और करीबन 5 फीट लंबी होती है, जिसके दोनों तरफ दराजें लगी हुई होती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक तरफ दाएं तरफ और दूसरी तरफ बाएं तरफ। जैसे एक तरफ आप खड़े हो सके, उन दराजों में छोटे मोटे आप अपना इंच टेप, चौक, छोटी कैंची सब चीज़ रख सके और आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। इस टेबल में कहीं पे भी ऊपर की तरफ जोड़ नहीं होता और मोटा मिल्टन क्लॉथ खींच के लगाया जाता है, जैसे जो भी हम कपड़ा लगा रहे हैं वो बिना सल आराम से फैला सके और कटिंग ड्राफ्टिंग कर सके पूरी लेंथ के अनुसार, कहीं पे भी हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर आता है भूरा कागज या ड्राफ्टिंग कागज। दोस्तों, आप सब अभी 12th में हैं, हम 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने पूरा अपना स्कूल लाइफ जी ली है, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न कॉपियों में कवर भी चढ़ाया होगा। उसके लिए बाज़ार से ब्राउन या भूरा कागज़ भी ख़रीदा होगा। आपकी कॉपियों के लिए हमने इतनी लेंथ वाला कागज़ ख़रीदा है, लेकिन ये जो कागज़ मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग के लिए काम में ले रही हूँ या बता रही हूँ, ये बहुत ही चौड़ा और लंबा होता है, जिसके अंदर फुल स्केल लेंथ के हिसाब से ड्रेसेस की ड्राफ्टिंग बनाई और काटी जा सकती है। तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है और इसके ऊपर पूरी ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन उकेरी जाती है। फिर आता है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील एक लकड़ी के हत्थे में धातु का दतीला सर्कल लगा हुआ होता है, इस नुमा, जैसे इसको कहीं पे भी घुमाते हैं तो निशान छोड़ता जाता है, जैसा इसका नाम बताता है ट्रेसिंग व्हील। तो
जब हम डिज़ाइन बनाते हैं और कपड़े पे रखते हैं तो एक ड्रेस कार्बन भी आता है। क्या आता है? सामान्यतः हम कार्बन ब्लू रंग का लेते हैं। किस रंग का लेते हैं? नीला या लाल। लेकिन ड्रेस कार्बन जो होता है वो लाइट येलो कलर का आता है। उसके अंतर्गत अगर हम ड्रेस के ऊपर रखते हैं तो उसके निशान इतने प्रोमिनेंट या दिखने लायक नहीं होते। आप सिलाई के दौरान देख सकते हैं, धोएंगे साफ हो जाएंगे लेकिन ये दाग धब्बे नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप डिज़ाइन उकेर लेते हैं उसके नीचे कार्बन लगा दिया जाता है और ट्रेसिंग व्हील को घुमाया जाता है, जैसे उसमें निशान बनते जाएं और हम आराम से उसका बाद में उपयोग कर सकें। फिर आपका आता है टेलर्स चौक। टेलर्स चौक कपड़े पर निशान लगाने के लिए उपयोग में ली जाती है। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है। ये सामान्यतः त्रिकोणी या रेक्टेंगल शेप में उपलब्ध होती है। इसका निशान कपड़े पे लंबे समय तक नहीं रहता। जैसे आपने झाड़ा वो निशान हट जाएगा। तो ये छोटे मोटे निशान लगाने के लिए उपयोग में ली जाती है। फिर आता है साधारण कैंची और शेयर्स। जैसा कि मैंने पूर्व पाठों में आपको बताया था कि गृह विज्ञान में कलर को हम ह्यू भी कहते हैं, उसी तरह हम कैंची को शेयर्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अब हमारे को चौक वगैरह सबसे मार्किंग कर ली तो विभिन्न प्रकार की कैंचियों का उपयोग किया जाता है। 4 से 6 इंच की छोटी कैंची या 6 से 9 इंच की बड़ी कैंचियों का भी उपयोग किया जाता है। ये आपकी ज़रूरत के अनुसार उपयोग में ली जाती है। जो 6 से 9 इंच की मोटी भारी कैंची होती है उसको सामान्यतः मेन कटिंग के लिए काम में लिया जाता है और उसके जो हत्थे या हैंडल होते हैं वो इस तरह से घुमावदार होते हैं कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तो हमको कैंची को बार बार पूरा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब छोटी कैंची जो होती है वो आपके सिलाई के दौरान काम में ली जाती है। ये 4 से 6 इंच की होती है जो आप सामान्यतः सिलाई मशीन के पास में रख सकते हैं। छोटे मोटे धागे काटने के काम में आती है। अगर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो वो धागा तुरपाई काटने में, या कुछ डाट बनाना है छोटा, जैसे कपड़ों में डाट बनाते हैं छोटे, तो उन डाटों को बनाने के लिए भी ये कार्य यूज़ की जाती है। इस प्रकार की शेयर्स का यूज़ किया जाता है। अब इसके अंतर्गत आती है पिंकिंग शेयर्स। पिंकिंग शेयर्स एक अलग कैंची होती है जिसके अंतर्गत ये बाद में फिनिशिंग के लिए काम में ली जाती है। इसके जो दांते होते हैं वो इस नुमा होते हैं। जब आप सिलाई कर देते हैं सीम को, तो जब सीम पे आप इंटरलॉक या और कोई फिनिश नहीं दे पाते हैं, उसके अंतर्गत या तो आप चोर सिलाई करिए या इंटरलॉक दीजिए, दोनों ही नहीं कर पाते हैं, तो सीम की सिलाई के बाद ये आपने सिलाई मारी, ये कपड़ा आपका इतना बचा हुआ है, अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इसके तंतु निकलते निकलते ये इतना निकल जाएगा कि सिलाई के पास आके कपड़ा छिक जाएगा। तो उसके अंतर्गत सिलाई करने के बाद जो ये आपका कपड़ा बचा हुआ है इसको पिंकिंग शेयर से काट दिया जाता है, तो कपड़ा आपका इस नुमा कट जाता है और आपके तंतु बाहर नहीं निकलते। तो ये जो इंटरलॉक या चोर सिलाई ना करने के कारण इसको उपयोग में ली जाती है और फिनिशिंग करी जाती है। अब आता है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन आजकल बाज़ार में विभिन्न तरीके की उपलब्ध है। जैसे कि मैंने कहा, आप हाथ की सिलाई लेना चाहें, मशीन संचालित सिलाई मशीन लेना चाहें, पैर संचालित सिलाई मशीन लेना चाहें, आप नॉर्मल सिलाई के लिए सिलाई मशीन लें, काज बटन के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, चेन लगाने के लिए, तुरपाई के लिए, जिस प्रकार की सिलाई मशीन आप लेना चाहें, सस्ती महंगी, जिस प्रकार की, घरेलू उपयोग के लिए, लघु उद्योग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जिसके लिए भी आप लेना चाहें, हर प्रकार की मशीन मार्केट में उपलब्ध है। फिर आपका आता है सुइयाँ। अब सुइयों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सुइयाँ मार्केट में उपलब्ध है और उनका विभिन्न उपयोग किया जाता है। अगर आप स्वेटर सिल रहे हैं तो आपको इस प्रकार की मोटी सिलाई का सुई का उपयोग करना होता है। अगर आप कोई मोती वर्क कर रहे हैं या पतला वन थ्रेड वर्क कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पतली सुई का काम में लेना होता है। अगर कोई मोटा जीन्स का कार्य कर रहे हैं
तो इस तरह की मोटी सुई का काम में लेना होता है। तो विभिन्न प्रकार की सुइयां विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न नंबरों के संग मार्केट में उपलब्ध है, जिनका आप उनके कार्य के अनुसार चूज करके उपयोग ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है धागे। धागे मार्केट में बहुत सारे तरह के, बहुत वैरायटी के उपलब्ध है। तो हमें वो धागा चुनना है जो मजबूत हो, जो हमारे कपड़े के रंग से मिलता हो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जिसका रंग पक्का हो। पता चले हमने पोशाक बनाई, पोशाक का कपड़े का रंग तो पक्का है लेकिन धागे का रंग कच्चा है, पहली धुलाई में ही धागे ने रंग छोड़ दिया और पोशाक पे जगह 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 धब्बे बन गए और हमारी पूरी ड्रेस खराब हो गई। तो धागा मजबूत होना चाहिए, पोशाक के रंग का होना चाहिए और रंग पक्का होना चाहिए। फिर आता है अंगुस्तान। अंगुस्तान आपके दाहिने या बाएं, जो भी आपका वर्किंग हैंड है, उसकी मिडिल फिंगर पे पहना जाता है। ये मेटल, चमड़ा, प्लास्टिक, सिलिकॉन विभिन्न वैरायटियों में उपलब्ध है। इसका मेन कार्य होता है कि जब आप तुरपाई या सुई से जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंतर्गत इसको पहन लें और सुई बार बार आपके हाथ को ना चुभे और क्षतिग्रस्त ना करे और आपका सिलाई का कार्य परिपूर्ण ढंग से तरीके से हो सके। फिर आपका आता है सुई कुशन। जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार की सुइयां उपलब्ध हैं और विभिन्न तरीके के कार्य संपादन करती है। तो अब इतनी सारी सुइयां हमें काम में लेनी है तो हम उनको खुला छोड़ देंगे तो सुइयां तो बहुत पतली पतली होती है, गिर जाएगी। एक डब्बे में डाल देंगे तो जब हमें कार्य करना है तो उसको ढूंढते रहेंगे। तो इस परेशानी का सल्यूशन ये है सुई कुशन। सुई कुशन चमड़े का भी बना हुआ होता है या कपड़े के अंदर रुई या फाइबर भर के भी आप बना सकते हैं। सुई का काम करने के बाद उसके अंदर आप इस तरह से चुबो के रख सकते हैं जो आपकी सुरक्षित रहेगी और जब भी आपको ज़रूरत है उसमें से निकालिए, उपयोग में लीजिए। इस्त्री। इस्त्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, जब हम ड्राफ्टिंग टेबल या कटिंग टेबल पे कपड़ा बिछाते हैं तो उसमें एक भी जल नहीं होना चाहिए, या जब हम स्टिच करते हैं तो उसकी सीम को सेट करने के लिए हमें बार बार इस्त्री का उपयोग करना पड़ता है। इस्त्री का अगला भाग धातु का बना हुआ होता है, चिकना होता है। ये ताप या भाप द्वारा जो कपड़े के सारे आपके सल होते हैं वो निकाल देती है। प्रेस को प्रत्यक्ष आग, कोयले या बिजली से गर्म किया जा सकता है। आजकल गैस संचालित बिजली भी मार्केट में उपलब्ध है। ये दो प्रकार की होती है, कोयले से गर्म करने वाली, बिजली से गर्म करने वाली, या गैस से चलने वाली भी आजकल उपलब्ध हो जाती है। इस्त्री टेबल। अब हमने इस्त्री तो देख ली, अब इस्त्री करेंगे कहाँ? तो इस्त्री टेबल होती है जिसके अंतर्गत ऊपर बहुत अच्छा मोटा कपड़ा बिछा हुआ होता है। अगर आपके पास इस्त्री टेबल नहीं है तो कोई भी ऊंची हाइट वाला समतल ऊपर फ्लैट वाले ले सकते हैं। उसके ऊपर कोई कंबल, मोटी दरी या चादर बिछा के आप उसको इस्त्री के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमें कुछ और चीज़ों का काम में लेना होता है, जैसे पानी की स्प्रे बॉटल, कुशन, स्पंज, पानी, ब्रश, जैसे हमको जहाँ जो ज़रूरत पड़े उसका कर सके। कुशन इसलिए जैसे कोट वगैरह प्रेस करते हैं तो उनके जो शोल्डर्स होते हैं उसके अंदर हम स्पंज या छोटी गद्दी डाल के फिर आप उसका हुड प्रेस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। अब आता है, हमने कलपुर्जों के बारे में जान लिया, विभिन्न उपकरणों के बारे में जान लिया। अब सिलाइयों के चरण के बारे में जाने कि हम इन सब चीज़ों को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन सिलाई किन स्टेप्स में करी जाती है, कौन सा कार्य पहले किया जाता है और कौन सा कार्य बाद में किया जाता है। जैसे जो हम एक फिनिश्ड गुड अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके बैठे हैं वैसा ही निकल के आए और हम हमारे कार्य में सफलता हासिल कर सके। तो आइए इसके अंतर्गत अब हम अध्ययन करते हैं कि सिलाई करने के लिए विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा होता है और आखिरी कौन सा होता है। जिस जगह जो चरण दिया गया है वो अपनी महत्ता लेते हुए है और उसको उसी जगह करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। आइए, पहला चरण है नाप लेना, ड्राफ्टिंग करना,
कपड़ा तैयार करना, कट लेआउट और कटिंग करना, फिर आता है सिलाई करना। आइए इसका अध्ययन करते हैं। पहला है माप लेना या मेजरमेंट लेना। तो जैसे ही मैंने कहा नाप लेना या मेजरमेंट लेना, तो हमारे दिमाग में क्या आई? पहला पॉइंट, नाप लिख लेने के लिए हमें मेजरमेंट टेप चाहिए, कॉपी चाहिए, रबर चाहिए, पेंसिल चाहिए। तो हमें वो सब चीज़ें इकट्ठी करनी है। फिर हमें अपना इंच टेप लेना है जो कि नरम हो, जो कि आपकी संरचना के अनुसार मुड़ सके। फिर जिसका नाप लेना है उसको हम स्ट्रेट खड़ा रखें, उसको ज़्यादा घुमाएं फिराएं ना। नाप लेते समय एक ही डायरेक्शन में नाप लें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। ये नहीं कि कभी तो ऊपर से नीचे ले रहे हैं, कभी नीचे से ऊपर, कभी ये कभी ये, तो इस चक्कर आपका नाप सही नहीं लिया जाएगा। ऊपर से नीचे जाएं, दाएं से बाएं जाएं, और जो आपका मॉडल है उसको बार बार घुमाएं ना। आप नाप लेते समय मेजरिंग फिट का ध्यान रखें कि वो कहीं मुड़ ना जाए, अन्यथा आपका मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आएगा। और नाप लेते जाएं और नोटबुक में कॉपी करते जाएं। ये तय करें कि ड्रेस किसकी बनानी है, कितनी लंबी बनानी है, कितनी छोटी बनानी है। इन सब के तय करते हुए नाप लेते चलें और उसको लिखते चलें। किस प्रकार की फिटिंग चाहता है, तंग फिटिंग चाहता है, लूज फिटिंग चाहता है, किस स्लीव्स लेंथ चाहता है, छोटी स्लीव लेंथ चाहता है, किस तरह की फिटिंग वो चाहता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। नाप लेते समय बंदे को पूरा खड़ा रखें, सीधा खड़ा रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए। कहीं से झुका, कहीं से टेढ़ा, कहीं से स्टाइल में नहीं रहना चाहिए। नाप लेते समय एक ही डायरेक्शन को यूज़ करें। नाप लेने के लिए मुलायम इंच टेप का उपयोग करें, क्योंकि वो मुड़े ना, तुड़े ना और शरीर की संरचना के दौरान मुड़ता जाए। पोशाक के नाप क्रमबद्ध लेने चाहिए। जैसे आपका ये नेक राउंड हो गया, फिर आपका शोल्डर लेंथ हो गई, फिर आपकी बस्ट लाइन, कमर लाइन, हिप लाइन, फिर आपका आ गया स्लीव लेंथ, फिर आपका आ गया हाइट ऑफ द गारमेंट कि आपको कितना लेना है, स्मॉल लेंथ लेना है, फुल लेंथ लेना है। फिर आपका स्लीव लेंथ है कि कितना ऊंचा नीचा लेना है, आर्म होल है, इनर सीम है, फिर आपका ये आर्म होल पिट है। किसी का ये चीज़ बहुत चौड़ा होता है, किसी का बहुत पतला होता है। फिर आपका गला का डेप्थ हो गया कि गला कितना डीप और कितना छोटा नेक का लेना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन्हीं पॉइंटों के अनुसार उनका नाप लिखें। फिर आपका आता है ड्राफ्टिंग व पैटर्न तैयार करने के लिए। पहले पुराने अखबार या कागज़ पे ड्राफ्टिंग उकेरें, जैसे कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो तो उसको वापस तैयार करें। जब आपकी फाइनल डिज़ाइन या ड्राफ्टिंग तैयार हो जाए तब अपने ड्राफ्टिंग कागज़ पे उसको इस तरह से तैयार कर लें। सामान्यतः फॉर्मल डिज़ाइन वाली ड्राफ्टिंग हमको हाफ पैटर्न में बनानी होती है। ये देखिए, यहाँ से आपका ये गला आ गया, ये पीछे का गला, ये आगे का गला, ये आर्म होल, ये आगे का आर्म होल, ये आपका साइड कट, ये लेंथ। इसी तरह आपके दोनों स्लीव्स आ जाती है। ये आपकी पूरी ड्राफ्टिंग आपको तैयार करनी होती है, पहले पुराने कागज़ पे, फिर अपने ड्राफ्टिंग वाले पेपर पे, जिसके अंतर्गत हम पेंसिल, रबर, इंच टेप, स्केल, आर्म होल डिज़ाइन वाली स्केल सभी का उपयोग कर सकते हैं और पूरी प्रॉपर डिज़ाइन पैटर्न को अपने ब्राउन कागज़ में फुल स्केल तैयार कर सकते हैं। फिर आता है ड्राफ्टिंग। मैंने कहा फुल स्केल, इसका मतलब ड्राफ्टिंग दो तरीके की होती है, एक स्मॉल स्केल छोटी और एक फुल स्केल पूरी स्केल वाली। स्मॉल स्केल जो होती है वो आपकी फाइल के लिए बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम अपने लेटर ऑन अध्ययन के लिए रखते हैं। इसमें अगर 1 फीट लंबी है तो और स्केल में हम उसको 1 सेंटीमीटर नाप के इस स्केल के अनुसार हम स्मॉल स्केल ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जो हम फाइल में सुरक्षित रखेंगे। और फुल स्केल ड्राफ्ट भी तैयार करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ड्रेस पे लगा के अपनी कटिंग और पूरी तैयारी करेंगे। कपड़ा तैयार करना। कपड़ा तैयार करने के अंतर्गत हमें कपड़े को किनारी या सेल्वेज के अनुसार फोल्ड करना होता है, लेंथ वाइज। ये आपकी किनारी है, ये वॉर्प वाइज
ये आपका वॉर्प होता है, ये आपका वेफ्ट होता है। ताना बाना, ताने के अनुसार आप कपड़े को मोड़ते हैं और कपड़े को सेट करते हैं। इसमें देखते हैं ऊपर कहीं कांख तो नहीं आ रही, ये हमने पहले वाले अध्यायों में पढ़ा था कि कहीं कांख तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उसको पहले निकाल दीजिए। पूर्ण रूप से दोनों तरफ की सेल्वेज को मिला के लंबाई में कपड़े को फोल्ड करिए। उसमें आप कोई सल नहीं आना चाहिए, और अगर कपड़े में सिकुड़न है तो उसको पहले ही भिगो के निकाल दें। अन्यथा अगर आप उसको डायरेक्ट बनाएंगे तो बनने के बाद 1 या 2 धुलाई में वो कपड़ा सिकुड़ जाएगा और सब चीज़ छोटी हो जाएगी और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसके लिए चाहिए कि सिलाई के पहले अगर कपड़े में सिकुड़न है तो उसको 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद मसल के निकाल के सुखाएं और नमी के समय ही उसको अच्छे से प्रेस कर दें, जैसे उसमें कोई भी सल उपलब्ध ना रहे। अब आता है लेआउट व कटिंग करना। कपड़े को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया, प्रेस कर लिया, उसके बाद ड्राफ्टिंग टेबल पे उसको बिछा दीजिए और इस तरह से जो आपने ड्राफ्टिंग तैयार करी है उसको पूरे कपड़े पे लेंथ वाइज सेट कर लीजिए। और आप ये देख रहे होंगे कि 2 कपड़ों के बीच में काफ़ी मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि ये सीम लाइन के लिए है। आप इस पे 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन वो होती है जिस पे आपको सिलाई करनी होती है और एक लाइन वो होती है जिस पे आपको कटिंग करनी होती है। ये जो बीच का पैटर्न है ये आपका सीम लाइन कहलाती है। और फिर आप देख लीजिए कि सारे पैटर्न और सारे आपके लेआउट के जो कटिंग सेट्स है वो पूरे फिक्स हुए कि नहीं हुए। और फिर आप चॉक के द्वारा, ट्रेसिंग व्हील के द्वारा, कार्बन के द्वारा इस पे मार्किंग लगा सकते हैं। और इस समय ये भी ध्यान दें कि प्रिंट प्रॉपर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमने 2 कपड़ों के पैटर्न को सेट करना है तो वो प्रॉपर पैटर्न सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। जब पूरा बिछ जाए तो आप 2 लाइनें ड्रॉ कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा, एक तो लेआउट के साथ साथ चलती है और एक लेआउट से दूर चलती है, वो कटिंग लाइन होती है। और लेआउट के साथ साथ वाली आपकी स्टिचिंग लाइन होती है, जिससे आपकी पोशाक की शेप दी जाती है। फिर आपका आता है फाइनल सिलाई। आपने कपड़ा तैयार कर लिया, आपने लेआउट बिछा लिया, कटिंग कर ली, उसके सीम को काट ली, उसके बाद हमने उसको सिलाई के लिए तैयार करना है। जैसा जैसा हमने डिज़ाइन करा था ड्रेस को, वैसे वैसे एक एक पीस को उठा के दूसरे पीस के संग सिलाई करते जाएं, जोड़ते जाएं और कपड़े को तैयार करते जाएं। एक बार बेस स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसके बाद अगर हो सके तो उसको ट्रायल करा ले, जैसे कि हमें उसकी फिटिंग पता चल जाए। और फिटिंग पता चलने के बाद उसको फाइनल स्टिच दें, फाइनल रूप दें, तुरपाई दें और आपका मनचाहा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, जो कि आपके दिमाग में, इमेजिनेशन में था। किंतु आपको हर चीज़ स्टेप वाइज फॉलो करनी है। अगर आपने स्टेप मिस करा तो आपकी इमेजिनेशन ख़राब होगी, तो आप हमें दोष नहीं दे सकते। तो आशा करती हूँ इस पाठ के अंतर्गत हमने सिलाई मशीन के बारे में जाना, सिलाई मशीन के पुर्जों के बारे में जाना, फिर उनके विभिन्न उपकरण, चाहे वो मापक फीता हो, धागा हो, ड्राफ्टिंग टेबल हो, ड्राफ्टिंग कागज हो, चौक हो, सुई हो, अंगुस्तान हो, इन सभी के बारे में जाना। और फिर हमने जाना कि सिलाई करने के लिए विभिन्न स्टेप्स कौन कौन से लेने होते हैं, कि पहले नाप लिया, ड्राफ्टिंग करी, कपड़ा तैयार करा, लेआउट करा और फिर सिलाई करी। तो आशा करती हूँ ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, आपने नोटबुक में लिखा होगा और इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते रहिए। तब तक इसके अगले भाग में मैं इसके प्रश्नोत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। नमस्कार।